तो देखो सर, मैंने क्या कहा, दो बातें करी आपके साथ, सेक्शन 22 और 24। 22 में क्या बोलता है भाई, यहाँ पे लिमिट है, इफ यू क्रॉस द लिमिट देन यू हैव टू अप्लाई। ठीक है। 24 क्या बोलता है, सर हमें नहीं पता 22 में क्या लिखा है, भूल जाओ उन बातों को जो 22 में लिखा है। हमने क्या बोला भाई, भूल जाओ उन बातों को जो 22 में लिखा है। आप हम इसको ओवररूल करते हैं, हमारे पास हमने जिन जिन बंदों का नाम लिख दिया, किन किन बंदों का वो थ्योरी पढ़ेंगे बैठ के। तो इन बंदों को सीधा जाके अप्लाई करना कंपलसरी, सीधा जाके अप्लाई करना कंपलसरी है, जिनकी बातें सेक्शन 24 के अंदर लिखी हुई है। सेक्शन 24 ओवररूल सेक्शन 22। 22 मतलब जहां पे टर्नओवर देगा रहा है कि आपको इसके बाद जाके अप्लाई करना कंपलसरी होता है। ओके, ठीक है सर। इसके बीच में सेक्शन 23 आएगा, ठीक है ना, अभी करेंगे इसको, जहां पे पर्सन नॉट लायबल फॉर अप्लाई, किनको अप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो उनकी बातें 23 के अंदर लिखी हुई है। 22 में क्या बोलता है भाई, इन बंदों को अप्लाई करना कंपलसरी व्हेन यू क्रॉस द लिमिट ऑफ टर्नओवर। 24 क्या बोलता है भाई, लिमिट लिमिट सारा छोड़ दो, अगर आपका नाम हमने बोल दिया तो आपको सीधा जाके अप्लाई करना है, चाहे अपनी दुकान अपनी ऑफिस अपना फैक्ट्री आज क्यों ना खुला हो। अच्छा, 23 का बोलता है इनको अप्लाई नहीं करना। जब 23 ने बोल दिया अप्लाई नहीं करना, तो 22 की बात भी नहीं आती, 24 की बात भी नहीं आती, खत्म। ये दोनों को ओवरऑल करता है सीधा। होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस। अब देखो आगे एक बार। अब सर 24 में मैंने क्या कहा, सर मैंने कहा आपको 24 के अंदर बेटा, ओके 24 के अंदर जो है सर, ये इन बंदों के नाम लिखे हुए हैं, किसके, टीडीएस वाले बंदों के, टीसीएस वाले बंदों के, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, जैसे अपनी ई कॉमर्स और आप लेट्स से सेलिंग करते हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, ठीक है ना। दो बंदे होते हैं ना, एक तो सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर और एक जो खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है। लाइक आई एम अ फ्लिपकार्ट, मुझे भी अप्लाई करना कंपलसरी है, मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहा हूं सामान अपना, उसको भी अप्लाई करना कंपलसरी है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में दोनों को अप्लाई करना कंपलसरी है, एंड उस केस में उनको अपना टर्नओवर नहीं देखना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब पक्का सर उसका नाम 24 के अंदर लिखा होगा। मैंने कहा हाँ जी, इसका मतलब यही है कि उसका नाम 24 के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो सर आपने कहा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और कहा था अपने नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे नाम तो दिख नहीं रहा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, मैंने कहा इसका नाम नहीं दिख रहा क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको इसी में रखा है। सारे बंदे किसमें आएंगे, टैक्स पेयर के अंदर आएंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, बट कुछ एक का गवर्नमेंट ने नाम नीचे दे दिया, उसको नीचे से पिक कर लेना बस इसलिए, ठीक है ना, वरना जिसका नाम नहीं दिख रहा वो पिक का टैक्स पेयर ही है, टैक्स पेयर पिक करो उसको। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन से बंदे होते हैं, जो इंडिया के बंदे हैं और जगह 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 के लेट्स से दुकान लगाते हैं और चले जाते हैं, मेला काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे अपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में बंजारे होते थे, आज यहाँ काम किया कल किसी और जगह काम किया फिर चले गए टेंट तंबू लेके अपना। तो सेम इसी तरीके से उनको जीएसटी में नाम दिया गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। दे डोंट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर मैं थोड़ी सी इसकी बात करूं कैजुअल पर्सन वाले बंदे की, और यहाँ पे एक बंदा और था ना नॉन रेजिडेंट, ये तो नाम से क्लियर है कि सर यानी एक बंदा होगा जो इंडिया का बंदा होगा, इंडिया में जगह जगह जाके काम करता होगा, दूसरा बंदा जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आएगा और जगह जाके काम करता होगा। जैसे मान लो ट्रेड फेयर के अंदर क्या होता है, क्या होता है सर हमें तो नहीं पता, आप बताओ। एक मिनट देखो भाई, ट्रेड फेयर के अंदर बंदे इंडिया से भी आते हैं जो लोकल होते हैं, और आउट ऑफ इंडिया भी आते हैं। हाँ, लेट्स से चाइना के बंदे आ गए, नेपाल के आ गए, पाकिस्तान के आ गए, ठीक है। तो सर ये बंदे भी आके काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इन दोनों बंदों को डिफरेंट नेम से बोल दिया। इनको बोला देखो भाई तुम दोनों का नेचर तो बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है, तुम दोनों आओगे एक इवेंट में बैठोगे, काम करोगे, दुकान लगाओगे, चले जाओगे सेल करके, ठीक है ना। तुम बंदों को ट्रैक करना मुश्किल है कि तुम्हारा टर्नओवर कितना हो गया। सर क्यों मुश्किल है भाई, एक बंदे का ऑफिस है, अगर ये बंदा झूठ बोलता है ना कि मेरा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं करता और एक्चुअल में इसका टर्नओवर 80 लाख होगा, मैं इसके रेड मार के पकड़ लूंगा इसको। तुम बंदों यहाँ पे कहाँ ट्रैक करता फिरूंगा, तुम तो आज यहाँ पे कल सूरजकुंड मेले में, कल दिल्ली के ट्रेड फेयर में कहाँ बैठे मिलोगे, ठीक है। तो तुम्हें ट्रैक करना मुश्किल है, इसलिए तुम्हारा तो बोल दिया, तुम तो भैया कंपलसरी अप्लाई करो, ठीक है। और तुम दोनों का बंदों का नेचर सेम है कि सर तुम कुछ काम टाइम पीरियड के लिए काम करोगे, तो इंडिया वाले बंदों को बोलेंगे हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आउट ऑफ इंडिया वालों को बोलेंगे हम नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बस नाम डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और अगर मैं इनकी बातें करूं तो इसके अंदर ये भी है प्रोविजन कि इन बंदों को टैक्स भी जो है ना एडवांस में पे करना पड़ता है। इन बंदों को टैक्स एडवांस में पे करना पड़ता है, कितनी सेल होगी उसका एस्टिमेट सेल बता के एस्टिमेट टैक्स पे करना पड़ता है इनको। ओके, इन बंदों को कैजुअल टैक्स वाले बंदे को, ठीक है। और इनको जो लाइसेंस मिलता है ना परमानेंट नहीं मिलता, टेम्पररी मिलता है, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए, मैक्सिमम 90 डेज के लिए इनको लाइसेंस मिलता है। अगर इन्होंने एक इवेंट के लिए अप्लाई किया तो उसमें इनको टाइम पीरियड मेंशन करना पड़ता है कि आप इस डेट से इस डेट तक काम करोगे, इस तरीके से। तो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा वो 90 डेज का होगा। इसके साथ वो 90 डेज खत्म होने से पहले इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगेन 90 डेज के लिए, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं खत्म होने से पहले 90 डेज के लिए। इसके बाद इनका नंबर कैंसिल हो जाता है, इनको दोबारा फिर कहीं जाना है अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इसको टैक्स भी क्या करना पड़ता है, एडवांस में पे करना पड़ता है। मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आ रहे हो कि सर टैक्स हमने ज्यादा पे कर दिया, कम कर दिया, तो क्या होगा, बाद में सेटलमेंट होता है ना पूरा, जब आप इवेंट खत्म करोगे तो पूरा सेटलमेंट होता है इनका, टेंशन मत लो, इनकी फाइलिंग वाइलिंग सब होती है। अच्छा, तो आई थिंक इतना पॉइंट सबको कवर हो गया आईएम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, बाकी फिर बंदे कौन से सर, बाकी सारे बंदे हमारे राजदूत, जैसे एम्बेसी वाले बंदे, यूएन के बंदे, एमबेसी के बंदे, नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोला मैंने, नॉन रेजिडेंट मतलब क्या सर, बाहर के बंदे, ऑनलाइन सर्विस देने वाले बंदे। देखो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो बंदे बाहर से सर्विस दे रहे हैं इंडिया के अंदर, उनको अप्लाई करना होता है क्या, हाँ जी उनको भी अप्लाई करना कंपलसरी है, ठीक है ना। सर जैसे कि कौन सा बंदा भाई, जैसे मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर बाई कर रहे हो, वो आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है बाहर से, आप कोई एएमसी ले रहे हो बाहर से, ठीक है ना, तो सारे आउट ऑफ इंडिया से, बाहर से मतलब आउट ऑफ इंडिया से। तो
इन बंदों का अप्लाई करोगे तो इनका नाम यहाँ पे दिख जाएगा। इसलिए मैंने कहा था प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत रेयर बंदे मिलेंगे, मोस्टली आपको ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर वाले बंदे मिलने वाले हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, काम अगर आप प्रैक्टिस करने उतरोगे तो भी। अच्छा, खैर, तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ टैक्स पेयर के ऊपर, ठीक है। तो मोस्टली आपने क्या काम करना है, टैक्स पेयर पे काम करना है आपने। किसी किसी बंदे के पास हो रहे हैं सर, मेरे पास तो बंदे वो भी हैं जो सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर काम करते हैं। जैसे मैं एक फ्लिपकार्ट के थ्रू काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो सर मैं तो ये पिक करूंगा ना। मैं कहा नहीं बेटा, आप नहीं पिक करोगे, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला बंदा पिक करेगा, आपके लिए नहीं है। सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर बोथ आर डिफरेंट। आप फ्लिपकार्ट हो या फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहे हो, ध्यान रखिएगा। कई बंदे तो ऐसे होते हैं जो सीधा एक बंदा आया, उसने कहा कि राज सर मुझे काम करना है फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजोन के थ्रू। तो मैंने क्या कर दिया, उसको ऑप्शन ये पिक कर लिया, यहाँ पे देखा मैंने ई कॉमर्स और यहाँ पे पिक कर दिया उसको, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये उन बंदों के लिए ऑप्शन नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये उन बंदों के लिए ऑप्शन है जैसे कि फ्लिपकार्ट वाले, ठीक है, अमेजोन वाले, स्नैपडील वाले, ये उनके लिए ऑप्शन है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए ऑप्शन है, सेलिंग थ्रू वालों के लिए नहीं। सेलिंग थ्रू वाले भी आपके टैक्स पेयर के अंदर ही जाएंगे, ध्यान रखना। ओके, क्योंकि आजकल के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के काम में आपको पता होगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे क्लाइंट इसी के मिलते होंगे जी, हमें तो ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन सामान बेचना है, उस केस में उनको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है, तो सीधा अप्लाई करने आते हैं। अच्छा, पहला आया में क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट तो भाई बिल्कुल सिंपल है, जिस स्टेट से या यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी से क्लाइंट बिलोंग करता होगा उसको पिक कर लेना, कोई टेक्निकल बात नहीं है इसके अंदर। उस क्लाइंट का जो एरिया होगा, लेट्स से दिल्ली के अंदर, वो नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में, कहाँ पे है, वो लोकेशन पिक कर लो। इसके अंदर मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको अपने एरिया का पता होगा अच्छा खासा, ठीक है। कोई भी एक बंदा मुझे अपना पैन नंबर देना, एनीवन, चैट बॉक्स में ड्रॉप करो अपना पैन नंबर फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। ग्रेट है सर, काफी सारा आ गया, तो चलो ठीक है। एंड बस सर, बस रोक दो सर, रोक दो, रोक दो, मेरे पास पैन नंबर काम हो गया। मैं किसी एक का भी रैंडमली पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो कपिल एक काम करो, मुझे अपना कपिल नाम भी दे दो जो आपके पैन कार्ड पे नाम होगा आपका। नेम एज पर द पैन कार्ड, कपिल। ओके फाइन, बस आपसे पहले आशीष जी का आ गया, चलो ठीक है। चलो ठीक है जी। अब देखो सर ध्यान से, यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस, लीगल नेम ऑफ बिजनेस में ना एक छोटी सी मिस्टेक आप जो लोग सारे करते हो ना, वो क्या, एक केस आता है आपके पास प्रोप्राइटरशिप का। किसका सर, प्रोप्राइटरशिप का, ध्यान रखिएगा। ओके, भाई हमारे पास जब कंपनी आएगी प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी आएगी पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी आएगी प्रोप्राइटरशिप वाली, ठीक है ना। सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आती है हमारे पास, हमें पता होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैन नंबर अलग होता है, उसके डायरेक्टर के पैन नंबर अलग होंगे। पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर अलग होता है, उसके पार्टनर्स के पैन नंबर अलग होते हैं। ओके, प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक छोटा सा इशू होता है जो कि आप लोगों ने फेस भी किया होगा। इस प्रोप्राइटर का पैन नंबर ही जो होता है ना, वही इसकी बिजनेस की पहचान होती है। लेट्स से मेरा नाम है राम ट्रेडर्स, राम ट्रेडर्स के नाम से मैंने, सॉरी मेरे बिजनेस का नाम है, ठीक है ना, मैंने बिजनेस ओपन कर दिया। मैंने बिजनेस ओपन किया प्रोप्राइटरशिप में, तो मेरे पास ना कोई ऐसा पैन नंबर नहीं होगा जिसके ऊपर राम ट्रेडर्स लिखा होगा, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखिएगा, मान लो मेरी कंपनी का नाम है राम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरे पास राम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक अलग से पैन नंबर होगा, और राज के नाम से अलग पैन नंबर होगा। अच्छा, तो सर इस केस में क्या करना है आपने, अगर आपके जो क्लाइंट है वो प्रोप्राइटरशिप में है, तो यहाँ का जो एरिया है ना, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, तो सर यहाँ पे क्या होगा, वो बंदा बोलेगा सर मेरे बिजनेस का नाम है राम ट्रेडर्स, ठीक है, तो यहाँ बोलता है कि बिजनेस का नाम दो। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा राम ट्रेडर्स, मेरे बिजनेस का नाम, बट उसका पैन नंबर तो होगा नहीं मेरे पास राम ट्रेडर्स के नाम से। बट हाँ, अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी पार्टनरशिप फर्म का, प्राइवेट लिमिटेड का, तो यहाँ पे दोगे बिजनेस का नाम और बिजनेस का पैन नंबर, इसके डायरेक्टर का पैन नंबर या इसके पार्टनर्स का पैन नंबर आप अंदर जाके ऐड करेंगे। अंदर का मतलब है मेरा पार्ट बी से। ओके, तो सर यहाँ पे ऐड कर देंगे। बट इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब लीगल नेम ऑफ बिजनेस पूछता है ना, तो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप के केस में उस बंदे का ही नाम आता है। ओके, तो जैसे मान लेते हैं मैं अपने केस में बता रहा हूँ कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसी प्रोप्राइटर का। फंडिंग का पैन नंबर था, ओके, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पैन नंबर, ठीक है, उस प्रोप्राइटर का। लेट मी रिकन्फर्म द पैन नंबर। ओके, 0835N। ओके, तो ये आप जो पार्ट फिल कर रहे हो कौन सा है, हमारा REG01 पार्ट ए भर रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रोप्राइटर का पैन नंबर एंड नाम डाल दिया। सर इसका ट्रेड नेम होगा वो दूसरा होगा, लेट्स से इसका नाम होगा आशीष ट्रेडर्स, ठीक है ना। तो वो पार्ट बी के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रेड नेम के थ्रू जीएसटी नंबर लेने का। अच्छा, बट मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं पहले आपको, अगर यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का या किसी और कंपनी का जिसका सेपरेट पैन नंबर होगा, तो यहाँ पे बिजनेस का पैन नंबर बिजनेस का नाम आएगा। बट इन द केस ऑफ प्रोप्राइटर उसके पास एक ही पैन नंबर होता है, तो आपको वही मेंशन करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन आएगा ईमेल आईडी का। तो क्लाइंट की जो भी मेल आईडी हो वो डाल देना, एंड जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो वहां पे फीड कर देना, ठीक है ना। मोस्टली केस में क्या होता है, बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे नंबर क्लाइंट का दे अपना दे। भाई एज पर द लॉ क्या होता है,
जो नंबर देना है आपने यहाँ पे और आईडी देनी है ना, वो क्लाइंट की होनी चाहिए। या फिर आप ऐसा करो, एक ईमेल आईडी यूनिक बना लो विद यू एंड क्लाइंट, जो कि क्लाइंट भी यूज कर सके, उसकी आईडी पासवर्ड क्लाइंट के पास भी हो, आपके पास भी हो। ठीक है। एंड या फिर कुछ टाइम के लिए ओटीपी के लिए आप अपनी आईडी यूज कर लो, बाद में उसकी उसका नंबर आईडी चेंज कर दो। ये कैप्चा फिल कर देना, इसके बाद आप एंड क्लिक करना प्रोसीड पे। कुछ कैप्चा मैंने गलत फिल कर दिया, इट्स 206387। मेल आईडी एंड नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, इन दोनों पे आपका एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, तो आपको यहाँ पे फिट करना होता है। ठीक है। सो मोबाइल ओटीपी का पासवर्ड अलग डालना है आपने, ईमेल का अलग डालना है। ठीक है। सो लेट मी चेक। मोबाइल का मैंने फिट कर दिया, लेट मी चेक द मेल आईडी वाला पासवर्ड। तो आपके पास कुछ इस तरीके से मेल आएगी, उस मेल में आपके पास पासवर्ड गिवन होगा 173605। ओके। दोनों को हमें फीड करने के बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड। अब ध्यान से इस लाइन को पढ़ लो। यानी हम अभी तक क्या भर रहे थे सर, कहीं पे पार्ट ए लिखा नहीं था, बट अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा आता है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए। ठीक है ना। एंड आपके पास आपका टीआरएन नंबर आ गया, जो कि यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ये डिटेल्स आपके मेल पे भी आ जाएगा। ओके। अब यहाँ बोलता है साफ साफ कि सर ये जो पार्ट ए है ना, जो आपने फिल कर दिया अभी, इसके बाद आपको पार्ट बी भरना होता है, पार्ट बी। ठीक है ना। तो पार्ट बी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद इन 15 days। यानी जिस दिन आप ऑनलाइन सबमिट करते हो उसके 15 दिन के अंदर आपको पार्ट बी भरना कंपलसरी होता है यूजिंग दिस टीआरएन। आप चाहो तो इसको बाद में भी भर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से, तो लेट्स से मैं पार्ट बी अभी भरने जाऊंगा, तो प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा प्रोसीड पे, तो आपको याद होगा जब मैंने आपको अप्लाई करना दिखाया था, तो यहाँ पे आया था ना न्यू रजिस्ट्रेशन का और टीआरएन का। अब मैं लॉग इन कर रहा हूँ टीआरएन के बेस पे, क्योंकि मुझे पार्ट भी भरना है। तो आप चाहो तो बाद में भी आओगे तो टीआरएन कॉपी करके डालोगे यहाँ पे, एंड ये कैप्चा होगा, कैप्चा फिल कर देना इसके अंदर। एक ओटीपी दोबारा से आएगा, लेट मी चेक द टीआरएन नंबर। आई थिंक मैंने गलत कॉपी कर दिया। ओ एंड में एन नहीं है इसके, राइट। चलो, आपका सिर्फ आईडी पासवर्ड आईडी मिल गया होगा आपको फोन के अंदर, चेक करो। तो इसमें आपके पास एक पासवर्ड आया होगा, डाल देना। इस बार किसी का भी डाल दो, चाहे मेल का हो या फोन का हो। Let me check. Now I received. ओके। प्रोसीड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा आता है इट्स अ फॉर्म ऑफ REG01, जो कि पार्ट ए भर दिया आपने इसका। एंड ये फॉर्म आपको फिल करना है इस डेट से पहले पहले। सो नाउ यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको एक्शन का, यहाँ पे क्लिक करोगे एडिट के लिए, तो आपका पार्ट बी का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी कहानी आपने भरनी है। पार्ट ए तो आपने फिल करना सीख लिया, पार्ट बी की बात यहाँ चालू होगी। अब यहाँ पे क्या क्या भरना है सर, हमें यहाँ सारी बातें करनी है हमें बिजनेस के बारे में, यानी इसके अंदर जो भी चीजें भरूंगा किसके बारे में, बिजनेस डिटेल्स के बारे में। नाउ यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, अबाउट द पार्टनर्स, अबाउट द डायरेक्टर, अबाउट द प्रोप्राइटर। यानी यहाँ पे बताऊंगा बिजनेस के बारे में क्या चीजें बताऊंगा, अभी आता हूँ उसके ऊपर मैं। ठीक है। फिर इस वाले कॉलम में बताऊंगा सारे डायरेक्टर के बारे में, कंपनी के अंदर जो भी डायरेक्टर्स होंगे उनको ऐड करूंगा। अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी, अगर कंपनी पार्टनरशिप में है तो सारे पार्टनर्स को ऐड करूंगा उसके अंदर, या कंपनी प्रोप्राइटरशिप में होगी तो प्रोप्राइटर को ऐड करूंगा, सिंगल पर्सन को। देन आपकी कंपनी में जो भी ऑथराइज पर्सन होगा, सिग्नेटरी और रिप्रेजेंटेटिव, उसको ऐड करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है। देन आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी आपका जो ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है आपका, वो कहां पे है, जहां से आप सप्लाई करोगे। ठीक है ना, चाहे गुड्स की हो या सर्विस की हो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, सपोज करो दिल्ली के अंदर मेरा एक ऑफिस रोहिणी के अंदर है, और इसका कोई गोडाउन भी ले रखा है मैंने पीतमपुरा में। ठीक है ना, या कोई सेकंड ऑफिस है मेरा लेट्स से पंजाबी बाग में, तो मैं उसको भी ऐड करूंगा। सो यू नीड टू ऐड योर हेड ऑफिस एंड देन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अभी डिफरेंस क्लियर करूंगा इसके अंदर कि मान लो आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लेट्स से किसी और स्टेट के अंदर है, या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस किसी सेम स्टेट के अंदर है बट दूसरा वर्टिकल है, तो क्या सेकंड नंबर लेंगे या उसी नंबर पे काम करेंगे, सारी बातें करेंगे अभी हम। ठीक है। देन जिस चीज में आप डील करोगे, गुड्स या सर्विस के अंदर,
तो गुड्स में डील कर रहे हो या ओनली सर्विस में या गुड्स प्लस सर्विस दोनों में, तो उस आइटम को यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, किस में डील करोगे। देन ही विल आस्क फॉर द स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कुछ इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ना प्रोफेशनल टैक्स लेवी होता है। कौन सा टैक्स बोला मैंने, प्रोफेशनल टैक्स। तो ये बोलता है कि अगर आपके स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स लेवी होता है और आपके पास उसका नंबर है तो यहाँ पे ऐड कर दो खाली बस। ठीक है, उसका भी कोई इंटर रिलेशन नहीं हुआ आपस में, बट तब भी हाँ ये इन्फॉर्मेशन है। और ये जिन जिन स्टेट्स में एप्लीकेबल है खाली उन्हीं के बारे में बोला गया। ठीक है, वो दिखाऊंगा मैं आपको कि प्रोफेशनल टैक्स किन किन स्टेट्स में एप्लीकेबल है। एज ऑफ दिल्ली में तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता, और मेरे ख्याल से नॉर्थ स्टेट के नॉर्थ इंडिया में भी एप्लीकेबल नहीं है ये। 10 आधार ऑथेंटिकेशन पूछेगा आपसे यहाँ पे, यानी अगर आप आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन कर दोगे ना तो आपके पास जीएसटी का नंबर जल्दी आ जाएगा, बस एक ये प्रोसेस होता है। वरना क्या होगा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है। ओके, देन यहाँ पे वेरिफिकेशन करोगे और आपका काम सबमिट खत्म। ठीक है ना, तो ये सारे टैब मुझे जाके फिल करने हैं एक एक करके। ठीक है, तो इनमें सीखेंगे आप इनको कैसे फिल करना होता है। लेट्स से कोई क्वेरी है किसी की। पंजाब में है प्रोफेशनल टैक्स, ओके। तो पंजाब के अंदर प्रोफेशनल टैक्स है, आपको अपने एरिया का आई थिंक आइडिया होगा, वरना मैं आपको गूगल पे दिखाऊंगा अभी किन किन स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है। साउथ की इंडिया के साउथ के एरिया में है, महाराष्ट्र के अंदर लगता है प्रोफेशनल टैक्स, तो इस तरीके से। तो चलिए जी मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट बी का पहला फॉर्म। तो यहाँ पे होता है सर हमारा डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में सब बताओ। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, लीगल नेम ऑफ बिजनेस में क्या डाला मैंने, पर्सन का नाम। ओके, देन कम टू द पॉइंट, यहाँ पूछता है ट्रेड नेम बताओ, क्योंकि इसको पता है भाई ये बंदा प्रोप्राइटरशिप में है तो इसके पास एक ही पैन नंबर होगा, तो उसके बिजनेस का नाम दूसरा होगा, जिसके बेस पे इसको करंट अकाउंट खुलवाना होगा, करंट अकाउंट के लिए इसको जीएसटी नंबर लेना होगा। तो उसके लिए क्या यहाँ पे ट्रेड नेम डालना पड़ता है। तो लेट्स से इसने ऐसे ही नाम खोल लिया, आशीष टैक्स सर्विसेज के नाम से। ठीक है, अब पूछ रहा है जी कॉन्स्टिट्यूशन बताओ कि ये पर्सन क्या है, ये पर्सन फॉरेन कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो टाइप पिक करना आपने। ओके, सो इन माय केस आई हैव अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो प्रोप्राइटरशिप पिक कर लिया। ओके, डिस्ट्रिक्ट तो मैंने पहले फिल कर दिया था। अब पूछ रहा आपसे आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आपको भी कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था, पार्ट एब इसका नाम नहीं आ रहा था, इसके भाई का नाम आ रहा था, मगर भाई मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसका नाम यहाँ पे आता है। अगर आप किसी अप्लाई कर रहे हो किसी ऐसे बंदे का जो कैजुअल है, जो कैजुअल का मतलब कैजुअली काम करेगा, ओकेजनली सीजनली, उसके लिए बटन को टिक कर देना। टिक करने के बाद क्या होगा, वैसे आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में, किसको 90 दिन के लिए लाइसेंस मिलता है, टैक्स एडवांस में पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे गो थ्रू कर लो। तो यहाँ पूछ रहा है इससे आपको जो नंबर चाहिए किस पीरियड के लिए चाहिए, क्यों, क्योंकि सर ऑब्वियसली बात है इसको मैक्सिमम नंबर 90 डेज के लिए मिलेगा, और 90 डेज खत्म होने से पहले आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो अगेन 90 डेज के लिए। ठीक है, तो यू नीड टू मेंशन द डेट, कहां से कहां तक के लिए चाहिए आपको। ठीक है, नंबर एक। देन मैंने आपको फिर से कहा था उस केस में क्या कि जी इसको ना यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है एडवांस में। ओके, इसको एडवांस में टैक्स पे करना है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कितना टर्नओवर होगा, एस्टिमेट। ठीक है ना, एक आइडिया से बताओ अपनी पास्ट सेल्स को देखते हुए कि कितना आप सेल कर लोगे और उस पर कितना टैक्स बनेगा आपका, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी के बारे में। ओके, तो इस तरीके से एंड देन यहाँ पे जनरेट चलान करके आप चलान पे करोगे। ठीक है ना, इस प्रोसेस पे दोबारा से हम आएंगे भी, कैजुअल टैक्स पर्सन पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक है, डोंट यू वरी फॉर दैट। मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ किसी नॉर्मल टैक्स पेयर का। ठीक है, ओके, सो नाउ फॉर द कंपोजिशन स्कीम देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पूछता है ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, ये हमने पार्ट देख लिया कैजुअल वाला। अब मैं बात करता हूँ कंपोजिशन स्कीम की। ठीक है, कह रहा क्या आपको ये स्कीम पिक करनी है कंपोजिशन का, तो सर ये होता क्या है वो देखो पहले ध्यान से। जब हम जीएसटी में अप्लाई करते हैं ना, तो जीएसटी में आने के दो गेट मिलेंगे आपको, या तो आप बन जाओ रेगुलर टैक्स पेयर, या आप पिक कर लो कंपोजिशन स्कीम। जाहिर सी बात है नाम से क्लियर हो रहा है सर, क्या क्लियर हो गया नाम से ऐसा, मैंने कहा भाई नाम से क्लियर ये हो रहा है मेरे दोस्त। लेट मी चेक चैट का शो है। तो आपको मैंने यहाँ पे पॉइंट समझाया कि जीएसटी में आने की दो एंट्री है आपके पास। जब आप जीएसटी में अप्लाई करते हो ना, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जी हमने जीएसटी लॉ को बनाया ऐसा है कि इसके अंदर ना स्मॉल ट्रेडर्स भी काम कर सके। स्मॉल ट्रेडर्स का मतलब क्या है सर, जिनको जीएसटी नंबर नहीं लेना होता, नहीं नहीं, जिनको जीएसटी नंबर तो लेना पड़ता है किसी भी कारण के सेक्शन के थ्रू, उनको जीएसटी नंबर तो लेना पड़ता है, बट उनको गवर्नमेंट ने बोल दिया तुम्हें जीएसटी के अगर इतने सारे कॉम्प्लायंसेस से बचना है ना, तो एक काम करो तुम जाके ना कंपोजिशन स्कीम ले लो। कौन सा स्कीम ले लो, कंपोजिशन स्कीम। ओके, तो जाके स्कीम स्कीम ले लो आप। ठीक है ना, तो क्या होगा सर, अप्लाई करने के टाइम पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कंपोजिशन और क्या मैंने कहा नॉर्मल। या तो आप क्या करो नॉर्मली, यानी जीएसटी के अंदर जो भी लॉ लिखा हुआ है ना वो सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें सारे बिल्स रखने पड़ेंगे, तुम्हें सारे स्टॉक मेंटेन करने पड़ेंगे, तुम्हें सारी रिटर्न भरनी पड़ेगी, तो सब कुछ तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें हम बोलेंगे नॉर्मल टैक्स पेयर। ठीक है, जिसे हम रेगुलर टैक्स पेयर भी बोलते हैं, रेगुलर रेगुलर टैक्स पेयर। दूसरा बंदा क्या बोल दिया कंपोजिशन स्कीम के बारे में, तुम्हें क्या बोल दिया भाई चलो हम कुछ ख्याल रख लेते हैं स्मॉल ट्रेडर्स का भी। स्मॉल ट्रेडर्स का, जो बंदे चाहते हैं कि भैया कंपोजिशन स्कीम लेना, स्मॉल ट्रेडर्स का लाना, वो एक काम करो, वो अपना टर्नओवर चेक कर लो।
टर्नओवर चेक कर ले, मतलब क्या है इसका भाई? मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया जीएसटी के अंदर आने के लिए ना आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ गई। सबसे पहली बात तो जीएसटी की लायबिलिटी आनी चाहिए। अब जीएसटी का नंबर लेना है, ठीक है? तो किसी बंदों को हो सकता है 20 लाख के बाद अप्लाई करना हो, किसी को 40 लाख के बाद, किसी को कंपलसरी केस अप्लाई करना होता होगा, ठीक है? ऐसे करके तो भाई अगर आपको जीएसटी का नंबर लेना है, ठीक है ना, तो आपके सामने दो एंट्री होंगी, या तो आप जाओ नॉर्मल टैक्स पेयर में या आप जाओ कंपोजिशन में, ठीक है ना? कंपोजिशन के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस का बर्डन कम पड़ जाता है, मगर इसके अंदर ना कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला क्या भाई, आप चाह के भी ना इंटरस्टेट काम नहीं कर सकते। कैसा काम? इंटरस्टेट। जीएसटी की ओर से वार्निंग आ गई है। वार्निंग क्या? कि हम आपको लॉकआउट कर देंगे। रुको 2 मिनट, ठीक है? तो सबसे पहले क्या बोल दिया भाई साहब, अगर आप स्मॉल ट्रेडर्स हो ना तो काम भी ना स्मॉल ट्रेडर्स की तरह ही करना। मतलब क्या भाई? भाई स्मॉल ट्रेडर्स की तरह मतलब इंट्रा में काम करना। इंट्रा में बता रहा काम करने। अच्छा, काम करने से मतलब मेरा क्या है? सेल करने का, परचेज करने का नहीं। परचेज तो कर सकता है बंदा ये बाहर से भी, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो इंटरस्टेट अलाउड नहीं है इसको काम करना, ठीक है? यानी आप कंपोजिशन स्कीम लोगे ना, अगर जीएसटी के बहुत सारे कॉम्प्लायंस से बचना है आपने, तो स्मॉल ट्रेडर्स के अलाउ, उसके लिए ये स्कीम पिक कर लो। जीएसटी में आना तो है, बट ये इसके अंदर आ सकते हो, कंपोजिशन स्कीम के अंदर ये स्कीम ले सकते हो, ठीक है ना? चॉइस है, ऑप्शनल है ये, ठीक है ना? तो मगर इसके अंदर उस क्लाइंट को लेके आना जो इंटरस्टेट काम ना करता हो, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का हो। ऑब्वियसली बात है ना, छोटे बंदों के लिए बनाया गया है, उनके ऊपर टैक्स के बर्डन्स कम आए। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया हम छोटे बंदे किन्हें बोलेंगे भाई? छोटे बंदे हम उन्हें बोलेंगे जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, इससे ऊपर नहीं। तो मान लो मतलब क्या भाई, मैंने लिमिट क्रॉस कर दी 20 लाख की, अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो मुझे यही फॉलो करना पड़ता है। बट सर मैं देखता हूँ मेरा काम तो बाहर का होता ही नहीं है, मेरे सारे काम यहाँ पे होते हैं। मेरी परचून की दुकान है मान लो, ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर परचून की दुकान है तो गुड्स में डील करता है, गुड्स के लिए 40 लाख की लिमिट है सर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मान लो भाई 40 लाख की लिमिट से, ठीक है? तो 40 लाख की लिमिट्स है और मेरे पास सारे कस्टमर कहाँ के आएंगे सर? मेरा एक जनरल स्टोर है, मेरा परचून की दुकान है, तो मेरे पास कस्टमर लोकली आते हैं सारे, बाहर से कोई नहीं आता खरीदने सामान मेरे पास। इस केस में क्या होगा भाई, मैं क्लाइंट को बोलूंगा भाई साहब एक काम करो ना, आप जीएसटी के इतने सारे पचड़े में क्यों फंस रहे हो? आप सीधा ले लो कंपोजिशन स्कीम, आपको क्वार्टरली काम करना होगा, टैक्स पे करना होगा। सुनते रहना, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी। कंपोजिशन स्कीम वाले बंदे को टैक्स फाइल करना पड़ता है साल में एक बार, साल में एक बार, ठीक है ना? और चालान पे करना पड़ता है क्वार्टरली, ठीक है ना? तो रिटर्न फाइल करेगा ये साल में एक बार, साल के बाद, और टैक्स पे कर देगा क्वार्टरली। CMP 08, ये कौन सा फॉर्म है इसका? CMP 08, ये फॉर्म है इसका चालान जमा करने का, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अच्छा, यानी इसको गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया भाई, कंपोजिशन स्कीम में जो बंदा आएगा उसको हम बेनिफिट्स देंगे, उसको बहुत सारे टैक्स के बर्डन से, टैक्स के बहुत सारे रिटर्न से, GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 2A, GSTR 2B, इन सबसे बचा लेंगे। और तुम्हें बोलेंगे साल में एक बार रिटर्न भर देना बस, साल के एंड में जाके, ठीक है? और बस खाली क्वार्टरली टैक्स पे करते रहना। तुम्हें अपने बंदों से टैक्स नहीं लेना, टैक्स चार्ज नहीं करते अपने बिल के ऊपर। ये बंदे कंपोजिशन में होते ये भी रजिस्टर्ड है, बट ये टैक्स चार्ज नहीं करते जाके, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट्स लिखो, मैं अभी अगली क्लास में इसको और भी क्लियर करूंगा, ठीक है? तो कंपोजिशन स्कीम पहले बात तो इसके लिए उन बंदों के लिए है जो बंदे 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर होगा जिनका, ठीक है? नंबर एक। नंबर दो, उनको इंटरस्टेट काम नहीं कर सकते बंदे, उनको रिटर्न भरनी है साल में एक बार, चालान पे करना है, पैसे देने गवर्नमेंट को क्वार्टरली, इस तरीके से कुछ, ठीक है? और ये बंदे ऑनलाइन काम भी नहीं कर सकते, मतलब सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, इस तरीके से। तो कुछ एक यहाँ पे रोक लगा दी गई और कुछ एक बेनिफिट दे दिए गए स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। बाकी सारे के सारे को बोल दिया भाई तुम सबको इसमें आना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स पे वाले में सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? तो अगर आप किसी क्लाइंट का अप्लाई कर रहे हो कंपोजिशन स्कीम में, आपको लगता है कि वो सारे के सारे पॉइंट्स में वैलिड है जो भी इसमें लिखे हुए हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर, तो यहां से आपको ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा फॉर ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा इस तरीके से। ओके, तो फिलहाल मैं क्लास अपनी ना यहीं पे होल्ड करता हूँ आज की, एंड नेक्स्ट क्लास में इसको पॉइंट को फॉर्म को पूरा पढ़ेंगे और साथ में फिर आगे जाके इसको सेक्शन के साथ खत्म करेंगे, ठीक है? फिलहाल जो हमने अभी आज का पार्ट देखा वो था हमारा कंपोजिशन स्कीम के बारे में था, ठीक है? कंपोजिशन स्कीम्स के बारे में, पार्ट ए के बारे में, पार्ट बी के बारे में, एंड इसको डिटेल्स के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी आपको मैं सेक्शंस के रूल्स भी दिखाऊंगा साथ में, सो डोंट यू वरी फॉर दैट। सो